नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस अध्याय फर्स्ट को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट को पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखी होंगी, जिनमें आपने कभी महसूस किया होगा, कभी देखा होगा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर लोहे के तवा या तसला या कील, इसको यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं आप प्रकृति में देखते होंगे, आपने देखा होगा आसपास अपने दैनिक जीवन में। तो देखा जाता है कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति है, इसकी कुछ न कुछ पहचान बदल जाती है। पिछली कक्षा में हमने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखा है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि चित्र में आपको बताया गया है। क्रियाकलाप 1.1, यहाँ पर हम कुछ सावधानी रखेंगे कि ये क्रियाकलाप खतरनाक हो सकता है। इसके लिए हम अध्यापक की सहायता लेंगे तथा आंखों पर चश्मा या और कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि सुरक्षा प्रदान करेगी आंखों को, वो पहन लेते हैं। अब हम एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन है, इसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। फिर इसको चिमटे की सहायता से पकड़कर स्प्रिट लैंप हुआ या बर्नर हुआ, इसकी सहायता से इसका दहन करवाएंगे और इससे बनी राख को एक बाच गिलास है इसमें इकट्ठा कर लेंगे। ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम रिबन से आंखों को यथासंभव दूर रखना है ताकि हमारी आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। अब इस प्रेक्षण पर हम ये देखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं तो यह एक चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है और सफेद चूर्ण, एक श्वेत चूर्ण में ये परिवर्तित हो जाता है। ये जो श्वेत चूर्ण आप देख रहे हो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम रिबन है और जलाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जा रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि हमें बनी राख, जो दहन के कारण से राख बनी है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये सारी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके कारण से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से हम एक क्रियाकलाप और देखते हैं कि एक परख नली में हमने लेड लिया, जिसको सीसा कहते हैं, लेड और नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का घोल लिया है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। तो आप क्या प्रेक्षण लिखते हैं, इसका प्रेक्षण आपको खुद करना है, लेकिन ये घर पर नहीं कीजिएगा, प्रयोगशाला में कीजिएगा। इसके अलावा एक और क्रियाकलाप है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई सा भी अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, दोनों में से एक अम्ल लेकर के और इसमें मिला लीजिए। सावधानी हमें यहाँ ये रखनी है कि अम्ल का जब भी हम प्रयोग करें तो बड़ी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता प्रतीत होता है, तो
हम ये देखते हैं कि जो शंक्वाकार फ्लास्क है इसको छू करके देखते हैं कि क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो ये क्रियाकलापों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, रंग में भी देखने को परिवर्तन मिलता है, गैस का निकास या उत्सर्जन भी होता है, यहाँ पे तापमान में भी परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर के कुछ न कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे परिवर्तित हो रही है और ये सारी परिवर्तन इनमें हुई रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण से हो रही है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए क्रियाकलाप 1.1 में जब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का जब दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसको हम वाक्य रूप में लिखते हैं तो ये अभिक्रिया बहुत ही लंबी हो जाती है, ठीक है। यदि इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो उसे ही हम शब्द समीकरण के रूप में लिखना कहते हैं और यही आसान विधि है, सबसे सरलतम विधि यही है, शब्द समीकरण। यानी इसी बात को हम शब्द के समीकरण के रूप में लिखें। तो ऊपर ये जो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने मैग्नीशियम रेवन का दहन किया, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और तीर का चिन्ह लगा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हम मैग्नीशियम था हमारे पास में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन किया तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में अभिक्रिया हुई और फाइनल जो अंतिम उत्पाद हमें जो यानी कि जो राख मिली थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। यानी कि जो वस्तुएं हमारे पास थी जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं जो कि अभिक्रियाएं करते हैं और जो अंतिम उत्पाद मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या है, उत्पाद, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो शब्द समीकरण है इसको निरूपित कैसे करते हैं। तो इनका भी एक अपना तरीका है, जैसे कि शब्द समीकरण को अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य में एक तीर का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। यानी कि अभिकारक हुआ और उत्पाद हुआ, उनके बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जो अभिकारक हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक है, एक अभिकारक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि दो या दो से अधिक अभिकारक है तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और उनको बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, LHS में लिखा जाता है। और जो उत्पाद है, यदि एक उत्पाद है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि दो या दो से अधिक उत्पाद है तो उनको भी प्लस यानी कि जोड़ का या योग का चिन्ह लगा करके उनको बाईं ओर यानी कि RHS साइड में लिखा जाता है। और तीर का जो निशान है हमेशा और हमेशा उत्पाद की ओर होता है, जो कि अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो ये शब्द समीकरण लिखने का एक तरीका है। अब शब्द समीकरण को और संक्षिप्त यदि हम बनाएं तो उसको हम रासायनिक समीकरण यानी उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये शब्द समीकरण को निरूपित करने की और भी संक्षिप्त विधि है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रसायन हैं उनको उनके प्रतीक रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg होता है। इसी को ही हम Mg प्लस O2 और तीर का चिन्ह लगा करके हम MgO लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो समीकरण हमने लिखा है ये संतुलित है या नहीं है।
अब हमें ये जानना जरूरी क्यों है कि समीकरण को हम संतुलित करें या नहीं करें। चूंकि हम जानते हैं, हमने जब पिछली कक्षा में भी पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसकी हानि होती है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, ठीक है। तो जब द्रव्यमान का न निर्माण न ह्रास किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास अभिकारक हैं, जितने अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद यहाँ बनने चाहिए। तो इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं और इसकी गणना हम अणुओं की संख्या को गिन करके और उनकी दोनों पक्षों से तुलना करके इसका पता लगा सकते हैं। यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहेंगे, और यदि समीकरण संतुलित है तो वो एक संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित नहीं तो कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण उसको कह सकते हैं। अब संतुलित करने का महत्व क्या है, जो मैं अभी बता चुका हूं, क्योंकि नियम ये कहता है, साइंस का या विज्ञान का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि अभिक्रिया में जो उत्पाद है इनका द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो अभिक्रिया से पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि हमने क्रियाकलाप 1.3 पढ़ा था, तो हमने जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिक्स किया था। तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं जिसका अणुसूत्र H2SO4 होता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हुई तो तीर का चिन्ह लगा करके हम इसको दूसरी तरफ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन लिख सकते हैं, क्योंकि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेगा वो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको हम समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे जिंक को Zn लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख सकते हैं और हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उक्त शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर हम इसमें दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, अणुओं को गिनकर देखते हैं कि क्या उनके अणुओं की या तत्वों की संख्या समान है या नहीं है। तो देखिए, हम अभिकारक की तरफ Zn देखते हैं, जिंक को देखते हैं, तो अभिकारक में भी एक है और उत्पाद की तरफ भी एक है। इसी प्रकार हम H यानी हाइड्रोजन को देखते हैं, तो अभिकारक की तरफ भी एक है और उत्पाद की तरफ, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ भी 2 है। इसी प्रकार हम S यानी कि सल्फर को देखते हैं, तो अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ भी 1 है। और लास्ट में बचता है हमारा O यानी ऑक्सीजन, तो ये अभिकारक की तरफ 4 है और उत्पाद की तरफ भी 4 है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अभिकारक में जितने ही परमाणु थे उत्पाद में भी उतने ही परमाणु हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समीकरण है, ये एक संतुलित समीकरण है। यदि ये संख्या बराबर नहीं होती तो हम कह सकते थे कि ये एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो ये एक संतुलित समीकरण था। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चरण यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लिए हम एक शब्द समीकरण है या फिर रासायनिक समीकरण है, इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने एक रासायनिक समीकरण लिया है Fe+H2O, तीर का चिन्ह Fe3O4+H2। ये एक समीकरण है, इसको हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे।
तो इस विधि को जिससे हम संतुलित कर रहे हैं इसको हम हिट और ट्रायल विधि भी कहते हैं। तो जानते हैं इसके कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला चरण तो यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो प्रत्येक सूत्र है इसके चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है बाहर करना है, जो भी संख्या का गुणा करना है वो बाहर करना है इस बॉक्स के अंदर, यानी कि कुल मिलाकर इसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हो गया हमारा पहला चरण। अब दूसरे चरण की बात करें तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी अणु शब्द जो समीकरण है इसमें जो भी तत्व हैं इन सब की गणना करेंगे कि अभिकारक में कितने थे और उत्पाद में कितने थे। तो यहाँ पे अभिकारक में हमारे पास 3 तत्व हैं, एक तो Fe यानी कि लोहा, एक H यानी हाइड्रोजन, एक O मतलब ऑक्सीजन। यही अभिकारक में है और यही उत्पाद हैं। और हम संख्याओं का इसका गणना कर लेंगे कि अभिकारक में Fe 1 था, उत्पाद में 3 थे। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 था और उत्पाद में भी 2 हैं। ऑक्सीजन जो कि H2O में है अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या अलग अलग है। तो ये एक प्रकार का असंतुलित समीकरण है। इसको हम कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे। ये दूसरा चरण था जिसमें हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करना है, चाहे वे अभिकारक में हो या फिर उत्पाद में हो। तो जब हमने ये संख्या का गणना करी तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन Fe3O4 के साथ में। तो हम सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो हम एक और सारणी का निर्माण करेंगे जहाँ पर हम 3 खाने बनाएंगे। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में कितने थे और उत्पादों में कितने थे। 2 पंक्तियाँ बनाएंगे जिसमें पहले कितने थे और संतुलित करने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में 1 थे जो कि H2O में थे और उत्पाद में 4 थे जो कि Fe3O4 में हैं। अब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अभिकारक में 4 का गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ जो ऑक्सीजन परमाणु है इसकी संख्या 4-4 हो जाए। एक बात और ध्यान रखनी है कि हम परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए उनके यौगिकों के सूत्रों को बराबर नहीं कर सकते, यानी ऐसे नहीं कर सकते, उनके सूत्रों को बदल नहीं सकते कि हम इसके अंदर जैसे कि H2 की जगह S4 और O मतलब 4 का गुणा करें तो हम H8 या O4 कर दे। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ बाहर ही जो भी परिवर्तन करना बाहर ही करना है, इसलिए हमने ये बॉक्स लगाए थे। तो हमारे पास जो फाइनल समीकरण बन के आया Fe+4H2O और तीर का चिन्ह Fe3O4+H2, ये अभी भी पूरी प्रकार से संतुलित नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये एक आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। अगला स्टेप आता है कि अब हमारे पास O यानी कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अभी 2 और बच रहे हैं हमारे पास में। एक तो Fe बच रहा है और दूसरा हमारे पास H बच रहा है, दोनों ही संतुलित नहीं हैं। तो अब हम किसी एक को लेकर के और संतुलित करने की कोशिश करेंगे। अब हम हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के चलते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से एक सारणी बनानी है और अभिकारक और उत्पाद में हम गणना करते हैं कि कितने कितने अणु थे। तो जब हमने 4 का गुणा किया तो अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु 8 हो गए, जबकि उत्पाद में अभी भी 2 ही हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए उत्पाद में हम 4 का गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ हमारे पास 8-8 हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएं।
तो जब उत्पाद में यानी कि H2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास एक नया समीकरण प्राप्त होगा, जो कि Fe प्लस 4H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु भी संतुलित हो गया है। अब 5वां चरण, अब एक और बच रहा है लोहा यानी कि Fe। अब इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको एक सारणी बनानी है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या या तत्वों की संख्या हमको गणना करनी है। तो प्रारंभ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Fe एक ही है और उत्पाद में देखें तो यहाँ पे Fe 3 है, क्योंकि Fe3O4 में है तो Fe 3 है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अभिकारक है उसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से नया एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। Fe यानी 3 का गुणा कर दिया Fe में तो 3 Fe प्लस 4H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 और प्लस 4H2O। इसी प्रकार से हमारे सारे की सारे जो तत्व है वो संतुलित हो जाते हैं और फाइनल समीकरण हमारे पास निकल के आ जाता है 3Fe प्लस 4H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल समीकरण आ गया। ये जो विधि हमने बताई है इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने छोटी पूर्णांक संख्या का गुणा करके और समीकरण को संतुलित किया है। इसके बाद 7वां चरण जो कि कंपल्सरी नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम भौतिक अवस्था को संकेत में लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी जो तत्व है अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें यदि हमें भौतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना है तो वहाँ पर गैस है तो उसके लिए G का प्रयोग करते हैं, द्रव है तो उसके लिए स्मॉल a का प्रयोग करते हैं, जलीय यदि कोई घोल के रूप में मिलता है हमको तो उसके लिए AQ का हम प्रयोग करते हैं, और यदि ठोस अवस्था में यदि कोई अभिकारक या उत्पाद है उसके लिए S यानी कि सॉलिड का हम प्रयोग करते हैं। AQ कब लिखेंगे, जब हमें जो अभिकारक या उत्पाद है ये घोल के रूप में प्राप्त होता है तब हम AQ लिखते हैं। ठीक है, अपक्षेप जिसको हम कह सकते हैं। तो अब जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा वो ये रहेगा कि 3Fe ये है सॉलिड रूप में, इसलिए हम यहाँ पर S लिख देंगे। 4H2O है ये है गैस के रूप में, तो हम इसके गैस को, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, H2O जल होता है, लेकिन यहाँ जल हम द्रव के रूप में प्रयोग नहीं करके गैस के या भाप के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे G का प्रयोग कर रहे हैं, न कि L का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तीर का चिन्ह लगा करके Fe3O4 ये भी हमें सॉलिड यानी कि ठोस प्राप्त होता है, इसलिए S लिखा, और H2 ये गैस है 4H2, तो इसको हम G लिख करके कर सकते हैं। तो ये थे हमारे हिट एंड ट्रायल विधि के 7 चरण। इसमें चरण में कमियां वृद्धि हो सकती है, ये अभिकारक में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हिट एंड ट्रायल विधि आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, बाकी इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।